नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन होता है राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणी का। मुझे पता है आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। मैं हर बार की तरह कह दूं, अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो ये प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे ज्योतिष में रुचि है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन जब वो अध्यात्म की दुनिया में आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया। आप सोचिए, कुछ ही 1-1.5 महीने पहले उन्होंने कहा कि भारत में आंदोलन का माहौल तैयार हो रहा है, लोग सड़कों पर आएंगे। तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अरुणाचल में जिस तरह प्रधानमंत्री को एक नौजवान ने झंडा दिखाया, लद्दाख में आंदोलन हुआ और उसके बाद पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आई लव मोहब्बत के नाम पर प्रदर्शन शुरू हुए। राजीव जी का एक और विस्फोटक भविष्यवाणी सामने आई है कि देश में हालात और खराब होंगे। क्या करेगा जैन जी, नौजवान, और क्या सत्ता को खतरा है? तमाम बड़ी बातें राजीव जी ने की हैं। आपको लेके चलता हूँ राजीव नारायण जी के पास। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। और भैया, इस बार तो मैं आपको फिर कोटि कोटि प्रणाम करूंगा। आजकल जो आप कह रहे हो वो हो जा रहा है। आपने 2 महीने पहले कहा कि मंगल का कुछ ट्रांजेक्शन बन रहा है और पूरे देश में लोग सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे। तो मुझे लग रहा था देश में शांति है, पता नहीं क्यों आप ऐसी बात करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार अरुणाचल में प्रधानमंत्री को एक नौजवान जैनजी वाली श्रेणी का नौजवान आता है और प्रधानमंत्री को एक वो झंडा दिखा देता है। प्रधानमंत्री का हाथ कांपने लगता है। लद्दाख में भयंकर उपद्रव हो जाता है। जो सोनम वांगचुक को दिन पहले सरकार उनकी बहुत तारीफ कर रही थी, उनको गिरफ्तार तक कर लिया जाता है। उनके एनजीओ का विदेशी फंड के लिए रोक लगा दी जाती है। तरह तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा पूरे देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसने भी हैरान कर दिया सबको। और मैं वही कहता हूँ कि आप कितने सालों तक किसी को आप दबा के रखेंगे? रिएक्शन तो होना ही होना है। अब कोई अगर आई लव मोहम्मद कर रहा है तो इसमें समस्या क्या है? अगर मैं आई लव जय श्री राम कहूंगा, आई लव बजरंगबली कहूंगा, इसी तरह मुस्लिम आई लव मोहम्मद साहब कह सकते हैं। और मुस्लिम क्यों, मैं तो खुद कहूंगा आई लव मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब की ना जाने कितनी सीख ऐसी है जो जिंदगी में आदमी उतारे तो वो एक महान संत की तरह बन सकता है। भगवान राम की जाने कितनी, कोई ये कॉपीराइट है कि मोहम्मद साहब को मुसलमान ही अपना सकते हैं, राम भगवान राम को बिल्कुल हिंदू नहीं। अपना सकते हैं? कुछ नहीं है ना। हर धर्म में, हर धर्म अच्छी मानवता की बात करता है। हर धर्म में ऐसी चीजें हैं जिसको आप सीखेंगे तो अच्छा करेंगे। अगर कोई कह रहा है आई लव मोहम्मद तो कहने दीजिए। और मैंने तो एक अपने वीडियो में ये कहा भी, मैंने कहा बहुत बड़ा सड़क पे हंगामा करने की जगह बहुत बढ़िया करना चाहिए, मुसलमानों को अपने घर के बाहर आई लव मोहम्मद लिख के टांग देना चाहिए। कोई हंगामे की जरूरत नहीं है। और मेरा दावा है कि अगर 20 करोड़ मुसलमान अपने घर के बाहर टांगेंगे तो 40 करोड़ हिंदू भी आई लव मोहम्मद के लिख के टांग देंगे। जी जी। क्योंकि इस देश में सेकुलरों की संख्या ज्यादा है, जो सेकुलर है वो ज्यादा है, और जो कट्टरपंथी हैं, जो दोनों तरफ के मजहब के लोग कट्टरपंथी हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन इन सब बातों के अलावा मैं जानना चाहता हूं राजीव जी, मंगल का कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा था जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को सड़कों पर ला दिया? क्योंकि इतना बड़ा जन आंदोलन जैसे बनता चला जा रहा है देश में, या तो जेपी की तरह बना था या अन्ना की आंदोलन में बना था। पूरे देश में माहौल बन गया था, सरकार छोड़नी पड़ी थी। अन्ना के आंदोलन में 10-10 नौजवान, 15-15 नौजवान बुलेट पे निकलते थे, मोटरसाइकिल स्कूटर पे निकलते थे, हाथ में तिरंगा होता था, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते हुए। कोई हिंसा नहीं। गांधी का देश है, हिंसा की कोई जगह नहीं। लेकिन जब सड़कों पर भीड़ आती है, सड़कों पर नौजवान आते हैं, तो शांतिपूर्वक तरीके से भी सरकार को इतना बाध्य कर सकते हैं कि सिंहासन खाली करो की सत्ता आती है, जेपी का नारा फिर गूंज सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि यह योग खत्म हो गया, देश अब शांति की तरफ लौट आएगा या कुछ और संकेत मिले हैं? राजीव जी, क्या मानना है आपका? संजय जी, पहली बात तो मैं आज आपको प्रोग्राम में यहाँ शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कि ये वो दो प्रोग्राम की वीडियो, दो प्रोग्राम थे। 14 सितंबर का मेरा प्रोग्राम, 14 सितंबर का, और उसके बाद 21 सितंबर। हर वीक में आता ही हूँ। दोनों प्रोग्राम में मैंने ये हिंट दे दिया था कि 21 तारीख के बाद, 21 के प्रोग्राम में तो डेट तक बता दी थी कि 21 तारीख के बाद यो ग्रह दशा भारत की कुंडली में, पिछला ही प्रोग्राम था। हाँ, यस। तो उसको वो मेरे एक पत्रकार मित्र ने वैसे ही वीडियो को छोटा करके है, तो आप अपने ऑफिस में बताइए कि मेरा आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले लोगों को, ये पूरी दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए कितनी सटीक साइंस है ज्योतिष। भाई, आप कोई इस घटनाओं को, इस तरह की घटनाओं को जो कि व्यक्ति विशेष से नहीं है, सडनली पूरे देश में माहौल जिस तरह से चर्चा हो रही है, उस पर बात होने लग जाती है। तो दोनों प्रोग्राम की वीडियो से शुरुआत की है, उसके बाद मेरा कंटेंट आगे चलाइएगा। अब मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो जिसके बारे में मैंने कहा कि ये क्या, ये भारत की हॉरोस्कोप फिर से समझ लीजिएगा।
और संजय जी, ये मैं पीछे वाला बैक पोर्शन दिखा दीजिएगा दशा का, ये जिससे कि निशिकांत दुबे भी कम से कम इस प्रोग्राम को देखे तो समझ रहे हैं कि यहाँ मंगल की दशा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मंगल की दशा जो है 6 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और 6 सितंबर 2032 को खत्म होगी। ये मंगल की दशा है पूरी। और मंगल की दशा में क्या क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, आगे बढ़ता हूं, पहले जब हमने एक रिसर्च की थी संजय जी, तो मैंने देखा भारत में इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ जब जेपी ने छात्र आंदोलन किया था, वो तारीख दर्शकों आप गूगल से सर्च कर लिए, 18 मार्च 1974 थी। 18 मार्च 1974 को पटना से ये आंदोलन शुरू होता है। और उस दिन भी जो मैंने आपको भारतवर्ष की कुंडली दिखाई है, उस समय भारत की कुंडली में बुध में मंगल की दशा थी। आप सोचिए, तब तो मंगल की अंतर्दशा थी। आज 7 वर्ष की मंगल की दशा शुरू हो गई है, 7 इयर्स की। और मंगल अपने आप में उत्तेजना का कारक है। कब से शुरू हुई है ये? 6 सितंबर से। आज हमारा 14 सितंबर को है, 1 हफ्ता हो चुका है। तो ये जो जितनी बातें नेपाल के आंदोलन की बताई है मैंने, ये भारत में कौस है या ग्रह दशा जब तक नहीं आएगी तब तक कोई काम बनता नहीं है। ज्योतिष का फंडामेंटल सिद्धांत है कि जैसे लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने एक फैन लगाया है, सीलिंग फैन, लेकिन जब तक उसका बटन ऑन नहीं करोगे तब तक वो पंखा चलेगा नहीं, फैन चलेगा नहीं, उसकी एनर्जी का आपको प्रभाव नहीं पता लगता है। इसी तरह ज्योतिष में माना जाता है कि कितने ही ग्रह योग हों, लेकिन अगर दशा जब तक नहीं आती, मतलब उस प्लेनेट की एनर्जी नहीं मिल रही है, तब तक वो रिजल्ट नहीं देगा। तो आपकी कुंडली में जो मैंने भारत की कुंडली बता देता हूं, 5वें घर से संतान देखी जाती है। और 5वां घर होता है संजय जी एजुकेशन का। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपकी खुद की शिक्षा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 5th हाउस से देखे जाते हैं। तो संजय जी, इस 5वें घर में भारत की कुंडली में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। मतलब इतना खराब है 5वां घर हमारी कुंडली में शनि और मंगल की। तो जब या तो शनि की दशा आती या मंगल की दशा, तब प्रभाव मिलेगा। और इसी तरह से डेमोक्रेसी का हाउस जो है 9th हाउस डेमोक्रेसी का, 9th हाउस जुडिशरी का भी होता है, 9th हाउस आपका डिप्लोमेसी का भी होता है। सो भारत की कुंडली जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, उसमें 9वें घर पे और 5वें घर पे दोनों पे शनि मंगल का प्रभाव है। तो संजय जी, 5वां घर विद्यार्थियों का होता है, मंगल उसको देख रहा है। तो इसीलिए छात्र आंदोलन के जरिए शुरुआत होगी। ये जो आंदोलन की एक मैंने रिसर्च की है, ये खतरा है जो मोहन क्या नाम है, राहुल गांधी का दोष मत दीजिए। काल आपको दंड देने के लिए भाजपा, मोदी, अमित शाह के लिए काल आ चुका है। एन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च ऑन एजिटेशन, मेजर एजिटेशन हुए इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पहला है, उसमें पहले दर्शकों आपको ज्योतिषीय कारण बताते। तो भारत की कुंडली आपके पास बुध जो है यूथ को सिग्निफाई करता है, जैन जी को सिग्निफाई करता है मरकरी। काल पुरुष की कुंडली में यह 6 लॉर्ड होता है। 1 नंबर की कुंडली में तो 6वां घर आंदोलन का होता है, तो आंदोलन को व्यक्त करता है। 6th हाउस इलेक्शन का, एजिटेशन का, वायलेंस का होता है। और इसमें जो भी ग्रह बैठा हो वो 6वां घर से संबंध बनाएगा, तो वो आंदोलन कराएगा। मंगल सिग्निफिकेटर ऑफ वायलेंस है, पुलिस है, आर्म फोर्सेस है, थीफ है, एजिटेशन है। 1967 में पहला एक आंदोलन ऐसा हुआ था जहां कांग्रेस की सत्ता को चुनौती मिली थी। 1967 में फरवरी में आम चुनाव हुए, जिसमें दूसरी नॉन वायलेंस क्रांति कहा जाता है। कांग्रेस को 9 स्टेट में उनकी हार हुई थी, हालांकि वो सरकार बनाने के लिए 9 स्टेट्स में विपक्ष की सरकारें बनी। उस समय भारत की कुंडली में दशा थी बुध राहु जुपिटर। बुध का मैंने पहले ही आपको बयान कर दिया, जुपिटर भारत की कुंडली में 6वें घर में बैठा है, तो इसलिए 6वां घर पूरा प्रभावित था। और उसका कारण था उस आंदोलन का आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी। 18 मार्च 1974 को जेपी का आंदोलन होता है, वो भी इसमें स्टूडेंट शामिल थे। उसका कारण था भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था। एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन आज समय 2025 में है जो 1974 में थी, क्योंकि यही मुद्दे अभी भी हावी हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था। इसमें एक चैलेंजिंग मुद्दा और बढ़ गया है, जो संविधान की रक्षा करना और वोट चोरी का। यह बहुत बड़ा है, जो आज तक भारत की आजादी में कभी नहीं हुआ। तो उस समय 18 मार्च 1974 के भारत की दशा थी, ग्रह दशा बुध और मंगल की थी। अगस्त 1990 में एंटी मंडल कमीशन एजिटेशन हुआ था। उस समय भारत की ग्रह दशा शुक्र, जो कि 6वें घर का स्वामी है भारत की कुंडली में, और बुध के नक्षत्र में शुक्र, चंद्र और बुध की थी। 16/12/2012 को, जिसके कारण कांग्रेस गवर्नमेंट का कारण बना वो सत्ता बदलने का। वो क्यों हुआ कि निर्भया कांड हुआ था।
उस समय भारत की दशा थी सूर्य शनि शुक्र, सूर्य शनि शुक्र, शुक्र 6 लॉर्ड है, जुपिटर और जुपिटर प्लेस है 6वें घर में, सूर्य भी और शनि भी दोनों के दोनों बुध के नक्षत्र में है, जो बुध मतलब युवा। 21/9/2025 से मंगल, अब आपके लिए आगे भविष्यवाणी बता देता हूं। 21 सितंबर, जहां पर मैंने सोलर इक्लिप्स के बारे में पिछले हफ्ते में ही बता दिया था, थोड़ा ये सूर्य ग्रहण है जो आज पड़ेगा। बेशक भारत में ना दिखाई दे, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व है संजय जी। ये भारत की कुंडली में एक बड़े आंदोलन का संकेत दे रहा है, सूर्य ग्रहण बड़े आंदोलन का संकेत दे रहा है। और 21 सितंबर 2025 से मंगल राहु शनि की सूक्ष्म दशा 10 दिसंबर 2025 तक। 21 सितंबर से 10 दिसंबर 2025 का समय भारत के लिए बहुत खराब समय है, जिसमें किसी तरह के आंदोलन का संकेत दिखाई दे रहा है। तो बात आपने बिल्कुल ठीक की। हमें देखिए, इस पूरे मैटर को समझने के लिए हम फिर वापस जो दर्शकों को मैं अपने ज्योतिष के प्रोग्राम में जिस तरह से बताता हूं कि हमको 3 हॉरोस्कोप पे जाना पड़ेगा। 3 हॉरोस्कोप कौन सी हैं कि भारत की ग्रह दशा क्या कहती है, उसके बाद जो भारत में सत्ताधारी पार्टी कौन है, बीजेपी की ग्रह दशा क्या कहती है, वो है। अमित शाह की कुंडली मेरे पास है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में चर्चा की। मैं वो, चूंकि वो होम मिनिस्टर है, तो मैं आज उनकी हॉरोस्कोप को एक झलक जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में ये लॉ एंड ऑर्डर है। आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा भी उन्हीं के हाथ में ही है, और वो पूरी तरह विफल रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि उनके कार्यकाल में अमित शाह किस तरह से अनैतिकता, मतलब उनकी नैतिकता तो मर चुकी है, वो कैसे पद पर बैठे हैं, शर्म नहीं आता, समझ में आता। इससे ज्यादा बेशरम आदमी कोई हो सकता है, कोई मंत्री पद पर हो सकता है, मेरी समझ से परे है। क्योंकि पहलगाम हमले से लेकर के मणिपुर, मेघालय और लेह लद्दाख, इन सब जगह और JNK, सब जगह आंदोलन हो रहे हैं। दिल्ली में भी CA आंदोलन, लेकिन ये व्यक्ति अभी भी अपने पद से चिपका हुआ है। क्योंकि मैंने पहले ही आपके प्रोग्राम में कहा था, ये लोग दोनों के दोनों बेहद डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं। सत्ता में रहते हुए सुरक्षित हैं, ये खुद स्वयं जानते हैं कि सत्ता से एक क्षण दूर होते ही इनको क्या कष्ट होंगे, इनको ये डर सताता है। तो मैं भारत की कुंडली की बात करता हूं, मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा ये कहा था, ये बीजेपी की कुंडली है संजय जी। बीजेपी की चंद्रमा की महादशा चल रही है। हर प्रोग्राम में मैंने कहा, इनका चंद्रमा जो है झगड़े के घर में ही बैठा है, मतलब मानसिकता में ही झगड़ा है, उस पर मंगल और देख रहा है। तो और मंगल और क्या नाम है, चंद्रमा का कनेक्शन, मैंने पैरानोइया बीमारी पिछले हफ्ते में ये आपको बताया था कि एक डर की बीमारी होती है, फोबिया जिसको कहते हैं। इनको फोबिया है कि हमें कोई मार देगा, और बिना किसी कारण के, बिना किसी लॉजिक के। जैसे वांगचुक को आपने बताया कि जिसकी पहले वो प्रशंसा करते थे, उसको अरेस्ट करा दिया। और दुखद बात आप ये आपको संजय जी, आज अपने दर्शकों में आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार और इनके हाथों में आज जवान 20 साल की, अर्ली 20 ईयर के बच्चों की हत्या का खून लग चुका है। अभी जो 4 में से 3 बच्चे मरे हैं, मैंने भी न्यूज से कलेक्ट किया, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, उसमें 4 में एक 20 साल का है, एक 23 साल का है, मतलब अर्ली 25 से नीचे के 3 बच्चे मर गए हैं। और उनके सर में और उनके ट्रंक में गोली मारी गई है, मतलब उनके मल्टीपल बुलेट्स गए हैं। तो कितना दुखद बात है, जो आज तक कभी नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी कभी सत्ता में आए थे तो वो कोई उनकी कैंटीन, और वो गुजरात में स्टूडेंट आंदोलन के जरिए ही आए थे, इनकी पॉलिटिकल कैरियर बना था। आज उन्हीं बच्चों को आप मार करके सत्ता में बैठे हो, तो ये, और वो भी नवरात्रे के पावन दिनों में आपने ये खून, आपके खून से हाथ रंगे हैं। क्योंकि गोली चलवाने का आदेश बिना होम मिनिस्ट्री के संजय जी हो ही नहीं सकता, कोई लोकल पुलिस नहीं कर सकती। सबसे बड़ा इनकी इमेच्योरिटी मुझे क्या दिखाई देती है, इनमें से किसी के अंदर भी, मुझे याद है संजय जी, जब निर्भया कांड का आंदोलन हुआ था, तो उस समय कपिल सिब्बल से लेके कैसे बड़े बड़े मंत्री आंदोलन के नेताओं से मिलते थे, बाबा रामदेव से मीटिंग करी थी। इनके यहां आपने देखा कभी किसी मंत्री को मिलते हुए? किसी भी कोई भी आंदोलन हो, उसमें अक्रॉस द टेबल उनको चाय नाश्ते पे बुलाना, एक सौम्यता होती है, ह्यूमिलिटी होती है, विनम्रता होती है, वो उनके अंदर है ही नहीं। तो संजय जी, अब जैसे दोनों व्यक्तियों को मैं देखता हूं कि जैसे हमारे एक ऑर्डिनरी पुलिस वाले होते हैं, एक होमगार्ड का पुलिस वाला हो, उसकी उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन प्रॉपर पुलिस में जाता है उसकी अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो ये दोनों के दोनों नेताओं का बिहेवियर इस तरह का है कि जैसे पुलिस वालों को जो उनके ऑफिसर डायरेक्शन देते हैं, उस तरह से वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनको कोई नेगोशिएशन आता नहीं है, टेबल पे बैठना। यही फर्क होता है IPS में और जो क्वालिफाइड लोग होते हैं उनमें,
कि वो लोग चीजों को सुलझाना जानते हैं, वो इनके अंदर नहीं है। और गुजरात से ही इनकी ये चीज चली आ रही है। गुजरात में जब ये उन्होंने 11-12 साल 12.5 साल शासन किया, वहां पे भी हमेशा होम मिनिस्टर थे, तो ये मारो काटो एनकाउंटर वगैरह दिखाना, ये सब चीजें इनकी चलती रहती थी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने बार बार आपसे कहा कि भाजपा की कुंडली में फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा का योग है। जो तीसरे घर में अगर पाप ग्रह हो, मेरे घर में आपकी कुंडली में हो, आप झूठ बोलने वाले होगे और आपको हमेशा चुगली करना, निंदा करना पसंद आएगा और आपका मित्रता भी ऐसे लोगों से होगी, क्योंकि तीसरा घर मित्रता का भी, फ्रेंडशिप का भी होता है। तो भारत की कुंडली में क्योंकि वो तीसरे घर से संबंधित दशा थी और चंद्रमा हमारा भावनात्मक, इमोशनल और उन चीजों का मैंने लगातार, क्योंकि मैं बेस बना रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि बात कहां से शुरू हुई। तो 2015 से 2025 तक वो चंद्रमा का 10 साल का पीरियड होता है। तो 10 साल वो चंद्रमा की वो भावनात्मक मुद्दों वाला चीज है कि मतलब आप इमोशनली एक्सप्लॉइट कर सकते हो अपनी पब्लिक को, जनता को। जैसे आपने कह दिया कि 5 किलो अनाज दिया, देखो मोदी तुम्हारे लिए 5 किलो अनाज दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी अपनी जेब से ही दे रहे हैं, जबकि वो तो हमारे आपके टैक्स पेयर का पैसा होता है। तो जनता उससे जुड़ गई। उन्होंने कहा, जनता ने केवल यही देखा, क्योंकि 365 दिन 24 घंटे वही प्रचार हो रहा है कि मोदी जो है सबके घर का राशन भर रहा है, तो वो लग रहा है कि जैसे मोदी जी अपनी सैलरी से दे रहे हो। तो ये भावनात्मक मुद्दे थे। जैसे ही आपके प्रोग्राम में मैंने 2 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था संजय जी कि 6 सितंबर, दर्शक मेरी डेट नोट याद रखें, और आप देखें 6 सितंबर से कहां तक, आज हमारा प्रोग्राम 28 सितंबर को है। संजय जी मात्र अभी 20-22 दिन हुए हैं और 20-22 दिन में आपने, मैं आज के सारे यूट्यूबर को देख रहा हूं, सब जैन जी की और आंदोलन, इस समय यूट्यूब में कोई और टॉपिक है ही नहीं, आंदोलन और हो भी रहा है, सड़कों पे भी लोग आ रहे हैं। मैं भी देख रहा था बेंगलोर में भी प्रदर्शन शुरू हुआ, बेंगलोर में भी सैकड़ों हजारों लोग आए हैं। और आपके यूपी में वो आई लव मोहम्मद के रूप में, और तेलंगाना, सब जगह ये चीजें लोग पब्लिक आना शुरू कर दिए। जब मेरे से लोग पूछते थे कि आचार्य जी कब ये जाएंगे, तो मैंने कहा जिस दिन जनता सड़कों पे आना शुरू कर देगी उस दिन चले जाएंगे। मैंने कहा था, क्योंकि आपका सड़कों पे आना आपकी चेतना से जोड़ा जाता है। याद रखिए कि जिस दिन आपकी चेतना मर जाती है संजय जी, उसको आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे गीता में कहा गया है कि मनुष्य के जो जितने भी कर्म हैं वो त्रिगुणात्मक होते हैं। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण जब बढ़ता है तो नॉलेज आपको, मतलब लोग पढ़ना पढ़ाना पसंद करेंगे, नॉलेज की बातें होंगी, इंटेलेक्चुअल्स का सम्मान होगा, टीचरों का सम्मान होगा। और रजोगुण में एक्शन होता है और ग्रीड वगैरह, संसार के सारे विषयों के। और तमस जब बढ़ता है तो तमस में आलसी हो जाता है, घर से नहीं निकलते हैं। जैसे कि हमने 10 वर्ष में क्या देखा कि जरा लगा, और ये सब जानते हैं संजय जी, आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहा हूं कि जब आप जरूरत से ज्यादा असत्य का सामना करते हो, मतलब टीवी चैनल से लेकर के नेता से लेकर सब झूठ बोलने वाले हो, तो झूठ के कारण आपका चेतना मर जाती है। क्योंकि अभी मैं इस विषय पे भी आ जाऊंगा, आज आपको बहुत चीजें मैंने दर्शकों के लिए शेयर करने के लिए लाया हूं कि पाप और पुण्य का भेद क्या है। तो हमारे यहाँ असत्य को पाप माना गया, तो जब जब पाप बढ़ता है तो हमारी चेतना मर जाती है। चेतना मर जाती है कि फिर आपके शब्द कैसे निकलते हैं, अरे भैया ये इन्हें कौन हटाएगा, अब तो ये सारी जिंदगी रहेंगे ये। तो इस तरह से आप है ना, नकारात्मक हताशा वाले शब्द आपके अंदर से निकलते हैं। तो वो हताशा सी आ गई थी। लेकिन मैं जानता था एक ज्योतिषी को, कि मैंने आपके प्रोग्राम में एक कोट शेयर किया था, इस कोट को जरूर शेयर कीजिएगा। या मैंने बार बार समझाया कि ग्रहों के अधीन ही ये संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य और राजा और अनप्रोमिनेंट पीपल, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट होते हैं। काल का ज्ञान, काल कैसे बनता है, विच फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट दशा पैटर्न्स अलोंग विद द प्रोमिसेस अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। हमारी हॉरोस्कोप में काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही हमारी कर्मों के फलों को देने वाले हैं। बृहस्पति संहिता का कोट है। दूसरा कोट बहुत सुंदर है, जिस प्रकार दीपक से विहीन रात और सूर्य से रहित आकाश होता है, वैसे ही ज्योतिषी के बिना राजा की स्थिति होती है। वह अंधे व्यक्ति की तरह मार्ग में इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि उसको मार्गदर्शन का अभाव रहता है। अतः विजय मतलब सक्सेस, यश यानी फेम, लक्ष्मी मतलब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक कंडीशन, उत्तम भोग एंजॉयमेंट तथा कल्याण वेलफेयर की अभिलाषा डिजायर रखने वाले राजा को विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्योतिषी के समीप जाना चाहिए, अर्थात उससे परामर्श करके ही, डिस्कस करके ही
कार्य करने चाहिए, बृहस्पति संहिता। तो इन लोगों को, अब जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो हम ज्ञान और सबकी बातें नहीं करते हैं, फिर हमको होता मैं सही तो सबको सही, जैसे मोदी जी के अंदर है ही, वो अपनी सारी बातें करते हैं। तो मैं दर्शकों ये इंडिया की चार्ट को मैंने आपको दिखा रहा हूं, मैंने अभी बीजेपी की चार्ट दिखाई है, इंडिया की चार्ट में, और ये इंडिया की चार्ट में फिर से इस प्रोग्राम को आप दिखाइए, मंगल की दशा, और दर्शक ऊपर देख सकते हैं कि कैसे वो मंगल की दशा 6 सितंबर से शुरू हो रही है और 6 सितंबर 2025 से शुरू हुई है, और ये आपकी पूरी खत्म होगी 6 सितंबर 2032 को, 2032 को बंद होगी, 7 ईयर की होती है, एंड होगी। तो मैंने इसी भारत की कुंडली में आपको समझा देता हूं, मंगल हमारे जो जो हो रहा है, मैं आज दर्शकों आपसे फिर शेयर कर रहा हूं कि कितनी सटीक चीज है। मैं भी ऐसा नहीं था, इंजीनियरिंग और व्यापार छोड़ करके मैं ज्योतिष की तरफ क्यों आकर्षित हुआ, मुझे ये लगा हनुमान जी की तरफ से प्रेरणा आई थी कि इससे तुम संसार का मार्गदर्शन कर सकते हो। वरना मैं जब तक व्यापार कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, अपने व्यक्ति विशेष की जीवन चल रहा था, परिवार का। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों की बातें बताता हूं, क्योंकि ये सब चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। तो मंगल भारत की कुंडली में इकोनॉमी के हाउस में बैठा है। मंगल इस कुंडली का 12वें घर का स्वामी है। 12वां घर मैंने बार बार कहा विदेश का, ह्यूमिलेशन का, जेल का होता है, और छल कपट का भी होता है, प्रॉक्सी वार भी आता है। और इस मंगल की ग्रह 3 दृष्टि होती हैं, चौथी, 7वीं सभी के पास है, और 8वीं। चौथी दृष्टि इसकी मंगल की पड़ रही है 5वें घर पे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको डिटेल में बताया था, अभी शॉर्ट में बताऊंगा कि 5वां घर बच्चों का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। और साथ में शनि तीसरे घर में, भारत की कुंडली में तो तीसरे घर से शनि की भी तीसरी दृष्टि, शनि की 3 दृष्टि होती हैं, 3rd, 7th एंड 10th। तो तीसरी दृष्टि शनि की भी आ रही है संतान भाव पे। तो ये संतान भाव मंगल की दशा में हाईली एक्टिव हो गया, जो शनि और मंगल दोनों से पीड़ित है। इसका अर्थ यह है कि इन 7 वर्ष में विद्यार्थी बच्चों का हिंसक आंदोलन तक हो जाएगा। उसमें काफी लेवल पर उनके जान माल का नुकसान भी होने का बड़ा दुख का विषय। मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूं। लेकिन देश के लिए संजय जी अभी नहीं, 7 वर्ष ये और 18 वर्ष राहु के, 25 वर्ष देश के लिए अच्छे समय नहीं है। और जो लोग मेरे ऊपर उपहास उड़ाते थे, लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, कुछ लोग ऐसे भ्रामक प्रचार करते हैं। एक कोई ज्योतिषी महाराज, अब मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो किसी पॉडकास्ट में कह रहे थे कि भाई वो उन्होंने आपके चैनल का भी नाम लिया, एक यूट्यूबर है, बड़ा पॉपुलर हो गया यूट्यूब वो चैनल, उस पर एक जोशी आते हैं, वो ज्योतिष तो कुछ करते नहीं है, लेकिन वो कुछ और ही करते हैं, और वो एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने उस चैनल में इन्वेस्टमेंट किया है। अब सच तो आप बता सकते हो, मेरे पास 1 रुपया तो है नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा। मैंने आपके चैनल, मैं जो हूँ राजीव जी, मैं उन ज्योतिषी का कायल हो गया, मैंने वो सुना था, उन्हें भविष्यवाणी आपसे ज्यादा अच्छी आती है। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर उन्होंने है की जगह हो सकते हैं कि कहा होगा। तो अभी आपके पास जो दौलत आ रही है, लोगों का प्यार, लोगों का दुलार, वो इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही रहे हैं। आपके देश, पूरी दुनिया में आपके चाहने वाले लोग हैं। कोई इन्वेस्टमेंट केवल दौलत से थोड़ी ना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो चाहने वालों की संख्या पूरी दुनिया में बढ़ गई है। 4PM का लाखों लोग देखते हैं। और वो जो पॉडकास्ट में कह रहे थे, वो साहब भी अपने पॉडकास्ट में शैम्पू बेचने का प्रचार करते हैं, तेल बेचने का प्रचार करते हैं। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ऐसे यूट्यूबरों को जो तेल बेच रहे हैं, जो शैम्पू बेच रहे हैं, अडानी ने उनको अपने रख लिया है। तो वो अपने पॉडकास्ट करने के पैसे लेते हैं। आप फोन करिए तो वो बताएंगे, रेट बताएंगे, 10 लाख 15 लाख हीरो हीरोइन का। और जो अडानी के जो NDTV में शो करते हैं, उस शो के व्यू आते हैं 2000 3000। तो मैंने कहा ये NDTV वालों की मत मारी गई है। तेल बेचने वाले को, इस शैम्पू बेचने वाले को आप अपने यहाँ चैनल में बुलाकर इसका पॉडकास्ट करा रहे हैं। तो बलिहारी है ऐसे, जो तेल बेचने वाला है, जो शैम्पू बेचने वाला है, और वो जिसका प्रचार करने वाला, वो आजकल NDTV में आ रहा है। तो उन पॉडकास्ट महोदय की इतनी कहानियां हैं समाज में, इतनी कहानियां हैं, किसी दिन पोल खोलूंगा तो पोल ही खुलती रह जाएगी। खैर वो जी, खैर मैं किसी व्यक्ति में वो अपने सब कर्मों के सब प्यार इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप सच्ची बात बताओ। देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत भावुक किस्म का इंसान हूं, और एक भावुकता का एक टॉपिक जरूर आज के प्रोग्राम में मैं जरूर लूंगा कि कितना मैं भावुक हूं, लोग समझ सकते हैं। लेकिन संजय जी ये देखिए कि बिजनेस व्यापार छोड़ने के बाद में मेरे नाम में कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई कार नहीं है। मेरे पत्नी की गाड़ी जो मैं चलाता हूं वो ठुकी पुटी डेंट वाली है, 13 साल पुरानी है, क्योंकि अब मैं जिस एज में पहुंच गया, मुझे बैंक लोन नहीं दे सकती, मैं गाड़ी भी फाइनेंस नहीं करा सकता। तो मैं लेकिन खुश हूं, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तित्व इस तरह का, ना मैं किसी से मिलता। अगर मैं कॉमर्शियल होता
तो संजय जी आपसे कहता कि संजय जी पट्टी न्यूज में आप मेरा नंबर दे दीजिएगा। मैं हमेशा बचता हूं, मैं जानता हूं कि जिस दिन मैंने नंबर डिस्क्लोज कर दिया सोशल मीडिया पर, उस दिन मेरे लिए मैं पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी, मैं सबका नहीं हैंडल कर सकता। खैर मैं अपने विषय पे आता हूं। तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने संजय जी ये कहा था कि शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट होगी। आप देखिए जो करोड़ों रुपए के पैकेज पाने वाले जो एनालिस्ट बैठे होते हैं टीवी चैनल पर, फाइनेंस के चैनल्स जितने भी हैं, उनसे अच्छा तो मैं हूं कि मैं कम से कम धोखा तो नहीं दे रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं। और कब से कह रहा हूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि 1.3 ट्रिलियन जो है आपकी कैपिटल कम हो चुकी है। तो संजय जी थर्सडे का आंकड़ा सुन लीजिएगा। थर्सडे को 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है, और फ्राइडे को जो बाजार बंद हुआ 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 100% फार्मा सेक्टर पर जो टैरिफ लगाने की घोषणा की, उसकी वजह से शेयर बाजार जबरदस्त गिरा। मतलब लास्ट वीक के 2 दिनों में 20 लाख करोड़ आपका गायब हो गया, और किसी को कोई सर्दी गर्मी नहीं है। और आपको बता देता हूं कि शेयर बाजार का सच क्या है कि संजय जी, टाइम्स ऑफ इंडिया 20 सितंबर 2025, ये मैं भारत की कुंडली की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मंगल की दिशा को मैंने बताया 6 सितंबर से, फिर हिंसक वाली चीज तो ले ही रहा हूं मैं, क्योंकि इस मंगल की चौथी दृष्टि शेयर स्टॉक 5वें घर से स्टॉक मार्केट भी आता है। संजय जी, जो 20 सितंबर 2025 की एक टाइम्स ऑफ इंडिया दर्शक खोज लें, उसमें रिपोर्ट है कि इस शेयर बाजार का 1 साल का रिटर्न 0 आया है। 1 साल का रिटर्न 0 आया है, जबकि मोदी जी के 75 साल होने पर यह कहा गया कि शेयर बाजार 2014 से लेकर अब तो 245% चढ़ा है। आपको एक जानकारी और बता देता हूं, 95% से ज्यादा शेयर 52 हफ्तों के लो पर है इस समय। तो कहां से चला, किसकी जेब में गया पैसा? यह कितना बड़ा धोखा हो रहा है। और आपको बताऊं कि ये जो है, और अभी भी आप देखिए, एक सेबी एक क्लीन चिट देती है एक ग्रुप को, एक फाइनेंशियल ग्रुप को। जिस दिन बाजार 4 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, उस दिन वो शेयर उस कंपनी को 67,000 करोड़ का फायदा हो गया। कैसा स्कैम है ये, सरेआम सब लिपटे हैं इसमें। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी इसके लिए उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी उठानी पड़ेगी। कैसे आप पैसे वालों के लिए काम कर रहे हो? मर रहा है तो आम आदमी मर रहा है, क्योंकि 93% तो आदमी पैसा गवा चुका है। तो ये मंगल की दृष्टि चौथे, क्योंकि मंगल इकोनॉमी के हाउस में है। आप देखिए 6 सितंबर के बाद, और बार बार मैंने आपका हर प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप की बात की, पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा था। देखिए उसने पिछले हफ्ते से हम आए तो एक और जूता मार दिया आपके, कि 100% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन में उसने खड़े होकर के फिर कहा है कि भारत 7 युद्ध मैंने रुकवाए थे, उसमें भारत पाकिस्तान का भी था। यूनाइटेड नेशन में जहां मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाए, जबकि दुनिया भर के सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वहां पर गए हैं, और मोदी जी उस समिट में, जो कि यूएन की एससीओ से ज्यादा इंपॉर्टेंट समिट होती है यूनाइटेड नेशन की अमेरिका में, उसमें मोदी जी क्यों नहीं गए? इसी वजह से गए कि वहां जबरदस्त उनकी धुलाई और ह्यूमिलिएशन होता है उनको। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां कहा, और साथ में एक और फिर करारा आरोप आपके ऊपर लगाया कि चाइना और इंडिया रशिया का फंडर है, फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर को। तो 2 आरोप लगाए कि उन्होंने कि भाई मैं जो है टैरिफ, मतलब 3 पिछले हफ्ते से लेकर 3 बड़ी घटना फिर ट्रंप ने कर दी, कि बार बार उसने यूनाइटेड नेशन में कह दिया, आपको फंड क्या नाम है, सपोर्ट करने वाला बता दिया। तीसरी बात उसने ये वाली बात कही। अब मैं आपको बताता हूं कि जो आंदोलन की बात है, मैंने पिछले प्रोग्राम में संजय जी ये कहा था, बकायदा मैंने जबकि हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो रहा था, मैंने आपसे कहा था कि संजय जी एक रिसर्च में प्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो मैंने भारत में, संजय जी वीडियो में वो मैसेज आ जाएगा, मैं जल्दी से उस चीज को कवर करता हूं, वीडियो में सारी बात आ जाएगी, कि भारत के जो 4 मेजर आंदोलन हुए हमने उनमें ग्रहों की स्थिति देखी। तो उसमें मैंने आपको पहले ही उसका योग बता दिया था। ये दोबारा से ये राइट है, बस दर्शक देख लें कि बुध जो है हमारी कुंडली में, हमारी वैदिक ज्योतिष में यूथ को रिप्रेजेंट करता है, और 6वां घर हमारा आंदोलन का होता है, इलेक्शन का भी होता है। मंगल वायलेंस का सिग्निफिकेटर है। जब भी मंगल अगर कनेक्शन बन जाए 6वें से, तो आंदोलन जो है वायलेंट हो जाएगा, और अगर मंगल का कनेक्शन नहीं है तो पीसफुल प्रोटेस्ट रहता है। अब हुआ क्या कि ये जो लद्दाख वाली इवेंट घटी है, वो लद्दाख वाली इवेंट में 13 सितंबर की रात्रि को ही लगभग मंगल ने तुला राशि में प्रवेश किया। भारत की कुंडली जो दर्शकों मैंने आपको दिखाई है,
उसमें तुला राशि जो है 6th हाउस आता है, मतलब आंदोलन का घर, और मंगल के आते ही और आपने रिजल्ट आपके सामने है। साथ में मैंने पिछले प्रोग्राम में जब सारे आंदोलन आपको चर्चा करते हुए बताए थे कि भाई पहला आंदोलन 1967 में फरवरी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सरकार जरूर बन गई थी, लेकिन 9 राज्यों में कांग्रेस आ रही थी। उस समय भारत की दशा थी बुध राहु जुपिटर, और जुपिटर भारत की कुंडली में 6वें घर में बैठा है, तो 6वें घर का कनेक्शन और यूथ का कनेक्शन आ रहा था। 18 मार्च 1974 को आंदोलन हुआ जेपी का, जो बहुत फेमस आंदोलन, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को हटना पड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी के अंदर भी तानाशाह जैसे, मोदी जैसे गुण आ चुके थे। मतलब मोदी जी के अंदर तो इंदिरा जी वाले गुण आए हैं। खैर, भारत की ग्रह दशा उस समय बुध मंगल की थी, फिर वो बुध मंगल का कनेक्शन आ गया। अगस्त 1990 में मंडल कमीशन का आंदोलन, हम उस समय स्टूडेंट थे, हमें याद है उस समय दशा भारत की जी शुक्र चंद्र, शुक्र हमारे 6वें घर का लॉर्ड है, फिर आंदोलन को संकेत दे रहा शुक्र चंद्र और बुध, तो मतलब सूक्ष्म दशा बुध की थी, तो बुध का कनेक्शन फिर आ गया। वहां पे भी स्टूडेंट थे। 16-12 दिसंबर को, जब मुझे याद है कि जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि जैन जी कुछ नहीं करेगा, संजय जी, मैं उस समय टीवी पे था, मैं भी बहुत मुझे भी जोश आ रहा था, मैं भी रामलीला मैदान गया था जब उनका अन्ना का आंदोलन हुआ था, तो मैंने अपने टीवी में, मुझे याद आ रही है वो चीज के 1 लाख की भीड़ कम से कम राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई थी। तो जो लोग अभी ये संबित पात्रा से लेके निशिकांत दुबे से लेके ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, अमित मालवीय जो उनका नंबर 1 का फ्रॉड है, आईटी सेल का हेड, नंबर 1 का फ्रॉड, सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसके ऊपर तो कम से कम अगली सरकार आए तो 500 केस उसके ऊपर करने, क्योंकि सारी जड़ झगड़े फसाद की जड़ वही है, वो व्यक्ति, क्योंकि टोटल झूठ को मतलब प्रोपोगेट करता है, प्रमोट करता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई 16-12 दिसंबर के उसमें भी दशा जो थी भारत की, सूर्य शनि शुक्र की थी और जुपिटर की सूक्ष्म दशा थी। सूर्य शनि बुध के नक्षत्र में, मतलब युवा को संकेत दे रहे हैं, और शुक्र 6वें घर का स्वामी है, और बृहस्पति 6वें घर में बैठे हैं। तो ये लगातार आंदोलन की बात तो हमने ये की। इसके अलावा मैं आपको और कहूं कि ये चीजें अचानक आ रही है। 8वें घर को भी संकेत दे रहा है और 9वें घर को भी पीड़ा कर रहा है। आज इसी मंगल की दृष्टि, ये जो मंगल मैं आपको दिखा रहा हूं संजय, तो 9वां घर हमारा जुडिशरी का होता है, 9th हाउस हमारा डेमोक्रेसी का होता है, 9th हाउस हमारा नैतिकता का होता है, 9th हाउस हमारा डिप्लोमेसी का होता है, और 9th हाउस मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था संजय जी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन का भी होता है, आपका धर्म का। मंगल की दृष्टि और 8वीं दृष्टि मंगल की इसकी पड़ रही है, तो 7 वर्ष का समय, थोड़ा बहुत नहीं, आपका प्रश्न का जवाब आ रहा है उसमें संजय जी। धार्मिक उन्माद आ रहा है और धार्मिक झगड़े में, क्योंकि ये जो आई लव मोहम्मद बना है, ये भी देखिए 6 सितंबर के बाद, मैंने अखबार में पढ़ा था 4 सितंबर से शुरू हुआ, मतलब 6 सितंबर के ग्रह बदलने के आसपास की घटना है ये। 4 सितंबर से ये शुरुआत हुई थी, जिसमें पुलिस ने उसको मिसहैंडलिंग की, और जितना पुलिस उसमें लाठी चार्ज करेगी उतना ये भड़केगा, क्योंकि इस समय पूरे देश में चेतना वापस आ गई है। मंगल जो है लॉजिक और रीजनिंग का कारक है। जब हमारी लॉजिक और रीजनिंग हमारे अंदर डेवलप होती है संजय जी, क्योंकि मंगल बुद्धि के घर को देख रहा है। और याद रखिएगा, किसी व्यक्ति की कुंडली में भी, जो लोग भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिसकी कुंडली में 5वें घर में अगर मंगल बैठा हो, तो याद रखो, एक तो उसकी संतान उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन वो बेहद इंटेलिजेंट होगा संजय जी, बेहद इंटेलिजेंट का कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। मंगल अगर 5वें घर में बताओ उसका, क्योंकि 5वां घर हमारा लॉजिक का, प्लानिंग का होता है, लॉजिक का, रीजनिंग का, प्रतिभा का भी होता है, और मंगल उसका कारक है। तो मंगल का कनेक्शन आप देख रहे हैं मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं इतना प्रखर क्यों, मेरे 5वें घर में मंगल बैठा है, इसलिए देखो दोनों बच्चे मेरे से दूर हैं, वो विदेश में है, तो बच्चे साथ मेरे, करेक्ट, सब ज्योतिष जानते, वो पढ़ते, लोगों को बताते हुए इतना तो मैं भी सब चीज महसूस करता हूं। तो मंगल की दृष्टि 9वें घर पे जाने का मतलब है ये आई लव मोहम्मद वाला आंदोलन भड़केगा, और इसमें ये रिलीजन की जब बात आती है तो केवल ये नहीं है, हिंदू पक्ष भी इसमें कुछ निकालेगा, जो कि बाद में किसी तरह के बड़े दंगे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हमें मेन कल्प्रेट को फिर समझना पड़ेगा। भाजपा की कुंडली समझ लीजिए, भाजपा की चंद्रमा की दशा चलिए, चंद्रमा की कुंडली, चंद्र कुंडली देखिए भाजपा की दर्शकों, भाजपा की चंद्र कुंडली में 10वें घर में बकरी बुध, बकरी गुरु, बकरी शनि, बकरी मंगल, राहु और केतु और बुध 4थे घर में। भाजपा की कुंडली में आंदोलन कराने का योग है, ये पार्टी आंदोलन करा के मानेगी, और आंदोलन जो कराएगी तो ये जो है आई लव मोहम्मद से एक और विस्फोटक चीज हो रही है। एक तरफ तो जो हमारे बच्चे जिस तरह से एजुकेशन माफिया के खिलाफ
आंदोलन कर रहे हैं, उसी तरह से दूसरा ये धार्मिक उन्माद भी, ये पहला आंदोलन, ये नरेंद्र, मैंने आपको पहले ही कहा कि संजय जी ज्यादा दिन दूर नहीं है, इनको मुश्किल इतनी आ रही है कि एक दिन भी सत्ता में रहना इनके लिए मुश्किल है। मैंने आपके उसी प्रोग्राम में जो आंदोलन की बात करती कहा था कि 21 सितंबर से जो दशा आपकी, जो 21 सितंबर से मंगल राहु शनि की सूक्ष्म दशा शुरू हुई है, जो 10 दिसंबर 2025 तक का समय रहेगा। वर्तमान सरकार के लिए इसी तरह के अनेक अशुभ समाचारों और सत्ता परिवर्तन का योग है। अब आप बताइए इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या होगी? मैं 21 तारीख के प्रोग्राम में आपको बता रहा हूं 21 सितंबर से घटना घट रही है, 24 को घटना घट गई है, और आपको 24 को जो घटना घटी है मैं उसकी कुंडली भी बता देता हूं। ये देखिए संजय जी, उस समय जब लेह में जब ये आंदोलन शुरू हुआ है, वायलेंट हो गया है, उस समय की कुंडली दर्शक ये देख लें, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये इन्फॉर्म किया था कि होम मिनिस्ट्री में जो रिकॉर्ड आया है कि 11:30 बजे से हिंसा शुरू हुई है। तो 24 सितंबर 2025 को मैंने लेह के बेस लेकर के जो कुंडली बनाई है 24 सितंबर की, वृश्चिक लगन की है, उसमें मून और मार्स जो है चंद्रमा मंगल के साथ था और 12वें घर में था, 6वें घर को दिख रहा था। तो ये आंदोलन हिंसक इसीलिए उस दिन हो गया था। और हिंसक का मतलब जब हिंसा फैलती है तो फिर वो पुलिस भी गोली चलाएगी, तो लॉस ऑफ लाइफ उसके अंदर आ ही रहा था। और इसके अलावा मंगल की कुंडली, एक और चीज बता दो, भारत का ये कैरियर का चार्ट देख लें दर्शक, ये दशांश मंगल और केतु इसमें 6वें घर में बैठे हैं। ये कैरियर का चार्ट, मतलब जब हम कैरियर किसी का देखते हैं मतलब वर्किंग, सो वर्किंग, भारत की वर्किंग के हॉरोस्कोप में भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। सो ये मंगल की दशा बेहद खतरनाक संकेत दे रही है, जो कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा खतरनाक होंगे। भारत की जो है एक तरह से ज्वालामुखी फटने की बात है, जो आप अभी कह रहे थे ना कि वर्षों से जो लोगों का रोष इकट्ठा था, क्योंकि ये जो सत्ता आई है ये झूठ बोल करके सत्ता आई है। और झूठ का मतलब क्या होता मैं आपको बता, ये सत्ता जो बैठी है झूठ बोल के बैठी, आप सब जानते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा, मुझे आप जरा सा समय दें, मैं आपको आज बताना चाहता हूं दर्शकों को कि पाप और पुण्य का भेद क्या है पाप और पुण्य। तो आज ये है दर्शकों, राइटअप है, जरूर आप लोगों के काम आएगा। वेदों के अनुसार ईश्वर परमात्मा का स्वरूप है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के अनुसार ईश्वर का स्वरूप परमात्मा का वर्णन करते हुए कहा कि ईश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और सच्चिदानंद स्वरूपों वाला है। अकॉर्डिंग टू द वेदा, ईश्वर is of the nature of truth, knowledge, bliss, consciousness, purity, light, and the embodiment of truth, consciousness and bliss. वेद मनुष्य स्वरूपों वाले ईश्वर के बारे में नहीं कहते। आप लोग राम और कृष्ण को भगवान कहते हो, वेद नहीं कहते। वेद मनुष्य स्वरूपों वाले ईश्वर के बारे में नहीं कहते, अपितु जब मनुष्य में सत्य का पालन, ज्ञान, चेतना, शुद्धता, प्रकाश और आनंद, पीस एंड ब्लिस के तत्व बढ़ने लगते हैं, तो उसके अंदर परम तत्व यानी ईश्वर का स्वरूप दिखने लगता है। याद रहे, समय समय पर इस परम तत्व प्राप्त लोगों ने, जैसे शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, कबीर, रविदास, विवेकानंद, अरविंदो, गुरु गोविंद सिंह और सिखों के सभी गुरुजन, और अन्य धर्मों में भी जो लोग जो रिफॉर्मर हुए हैं, जैसे मोहम्मद साहब हैं या क्राइस्ट हैं, इन्होंने भी उस समय पर अपनी अपनी लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान, मतलब ज्ञान का जब तत्व आपके अंदर बढ़ता तब वो परमात्मा का स्वरूप बनता है। ऐसे लोग, इसीलिए समय समय पर भगवान ने गिने चुने लोगों को भेजा। जब जब समाज भटक जाता, ज्ञान खत्म होने लगता है, तब तो पैदा हुए ज्ञानी पुरुषों ने मानव कल्याण की बात की, उस काल में सभी लोगों का मार्गदर्शन किया। पुण्य और पाप का भेद क्या है, डिफरेंस क्या है? वेदों के अनुसार जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान, सत्य भाषण आदि सत्याचार करना है, उसको पुण्य कहते हैं। दैट विच कंसिस्ट ऑफ गिविंग वर्चुअस क्वालिटीज लाइक नॉलेज एंड प्रैक्टिसिंग ट्रूथफुल कंडक्ट सच एज स्पीकिंग द ट्रूथ इज कॉल्ड वर्च्यू। और अभी समाज में क्या हो रहा है कि गोदी मीडिया 365 दिन और 24 घंटे आपको फेक न्यूज दे रहा है। जैसे वो तबलीगात जमात का इवेंट बना करके उनको कोविड के पीरियड में विक्टिम ठहरा दिया गया। फिर सुशांत राजपूत के में रिहा चक्रवर्ती का केस आपको याद होगा किस तरह से फेक न्यूज बनाई गई। और फिर अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में वो इस्लामाबाद और
कराची सबको कब्जा करा दिया। ये तो लगातार मीडिया पुण्य का काम नहीं कर रहा, पाप का काम कर रहा है। पुण्य शब्द वैदिक है, समस्त संसार पुण्य कमाना चाहता है, चाहे हमें उसका अर्थ या मार्ग पता हो या ना हो। वर्तमान में पाखंडी संत महात्माओं ने पुण्य का स्वरूप ही बदल डाला है। मनुष्य घटिया से घटिया एवं नीच से नीच कार्य करके भी पुण्य कमाने का उत्सुक रहता है। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, छल कपट से कमाए गए धन और लूट चोरी में से कुछ भाग किसी धर्म स्थान महात्माओं के आश्रम में दान देकर, कथाएं आदि धार्मिक अनुष्ठान कराकर पुण्य लूटना चाहता है। ठीक उसी तरह से जैसे उसने अनेक लूट से धन कमाया था, अर्थात लूट के धन से वो पुण्य को ही लूटना चाहता है, जबकि पुण्य इन सबों से कोसों दूर है। जबकि पुण्य सुपात्र को देना और सुपात्र को दान और ज्ञान को दान करने के साथ ही बढ़ता है। शैक्षणिक संस्थानों के युवाओं की शिक्षा में मदद करने से बढ़ता है, ना कि शिक्षा का व्यापार करने से। महर्षि दयानंद जी ने कहा था, शील गुणों से विद्या प्राप्त करना, फिर विद्या आदि ज्ञान का समाज के वो दान करना ही पुण्य कहलाएगा। जिन कर्मों से हमें उत्साह, हर्ष तथा आनंद की प्राप्ति होती है वे पुण्य कहलाते हैं। Those actions that bring us enthusiasm, joy and bliss are the ones that yield पुण्य और virtue। सत्य और उत्तम बोलना अत्यंत कल्याणकारी है। याद रहे, सत्य से रहित जप, तप, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ, तप सभी व्यर्थ हैं। ये ऐसे ही है जैसे बंजर जमीन में बीज बोना व्यर्थ होता है। अतः सत्य भाषण, सत्याचार के द्वारा ही वैदिक पुण्य लोक का निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युवा पीढ़ी जेन जी का निर्माण और मानवता का कल्याण संभव है। और पाप क्या है जो कि समाज में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इवन आदित्यनाथ के अंदर भी भयंकर गेरुआ कपड़ा पहन करके झूठ बोलते हैं। अभी आपके सामने दर्शकों में आप इस खुलासा करने जा रहा हूं, पाप क्या है। मिथ्या भाषण, फेक न्यूज, फॉल्सहुड, फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा करना ही पाप कहा गया है। अविद्या, इग्नोरेंस आदि अवगुणों का दान और मिथ्या भाषण, मिथ्याचार का करना ही पाप कहलाता है। Giving rise to negative qualities like ignorance and engaging in falsehood, false speech, false narrative are false or false conduct is called sin, पाप कहलाता है। Ignorance ही संसार का सबसे बड़ा शत्रु है और दुनिया भर में हो चुके या अथवा हो रहे सभी पापों का मूल कारण ये इग्नोरेंस ही है। इस इग्नोरेंस के कारण ही दुराचारी, मिथ्याचारी, मिथ्यावादी, मिथ्यामानी, मिथ्याकारी पापी लोग अपनी और अपने चरणों की पूजा कराने लगते हैं और हम सभी को कहते हैं कि हम ही तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं और ये सब करने में ही तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार धीरे धीरे लोग इनके वश में आकर प्रभावित होकर अपना विवेक और बुद्धि खो देते हैं। अंधभक्त कैसे बनते हैं ये प्रोसेस समझा रहा हूं। अपना विवेक और बुद्धि खोकर अंधभक्त बन जाते हैं। ऐसे सभी लोगों को भी पाप का भागीदार मानकर नरक यानी नाना प्रकार के सांसारिक दुख, बीमारियों, संतान से कष्ट, व्यवसाय और धन का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे ही लोग समाज में नाना प्रकार के अनैतिक, अधर्मी क्राइम्स में लिप्त होते हैं, अपराध करते हैं। इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इंग्लिश में सुनते हैं, जो लोग साउथ के हैं, उनके लिए जरा सा मैं बोलता हूं, ड्यू टू दिस इग्नोरेंस sinful people who engage in immoral conduct, falsehood, deceit and wrongdoings begin to have themselves and their feet worshipped non-biological बताने लगते हैं। They mislead everyone by claiming to be the greatest benefactors, asserting that following their teachings will lead to salvation. Gradually, people start believing in them, fall under their influence, and losing their wisdom and intellect, become blind devotees. Such people become complicit in sin and suffer the pains of hell, which includes various worldly miseries such as mental and physical disease, troubles caused by children, and losses in business or wealth. These individuals also engage in numerous unethical, unrighteous activities and crimes in society. तो दर्शकों, मैं आपको याद ये इसलिए क्यों कह रहा हूं कि ये जो सत्ता जब झूठ बोल करके आई थी, याद करिए कि 2 करोड़ नौकरी हर साल का किसने वायदा किया था। याद करिए 15 लाख आपके खाते में किसने जमा करने की बात की। याद कीजिए किसने कहा था कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा और आपके 300 रुपए 400 रुपए की गैस मिलेगी। याद कीजिए, तो इस भ्रष्टाचार मर जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। तो ये सब किसने फॉल्स कहा? तो मैंने कहा, ये जब वेदों का जो मैंने व्याख्या की, इसके आधार पर बताया कि ये पाप की सत्ता है और पाप की सत्ता में इतना 10 वर्ष में संजय जी अपराध बढ़ चुका है, बियॉन्ड कंट्रोल है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, कोई माई का लाल अपने बच्चों की कसम खा के कह ले कि इस समय भ्रष्टाचार बिना पैसे दिए कोई काम हो जाता हो, कोई बता दे आप। और आपको ताजा ताजा झूठ बताता हूं,
ये बताना मेरा कर्तव्य है, क्यों मुझे जब तक मैं इनको एक्सपोज नहीं करूंगा, और मेरा काम ये है, ज्योतिष तो मैं बता ही रहा हूं। ये राइट अप शेयर कीजिए संजय जी। रिसेंटली अभी योगी आदित्यनाथ जी ने 23 तारीख को क्या कहा, 23 तारीख को यूपी के एक कार्यशाला में उन्होंने कहा, क्या 1100 एडी के बाद 1947 तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ से 30 करोड़ रह गई है। यह भ्रामक प्रचार किया था, नहीं किया था? अभी कहा था 23 तारीख को कि हमारी 1100 ईस्वी में 60 करोड़ आबादी थी हिंदुओं की, 30 करोड़ रह गई है। सच जान लीजिए संजय जी, सच सुन लीजिए कि कैसा गेरुआ कपड़े में पहन करके आदमी झूठ बोल सकता है। अरे बाप रे बाप, मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे। रामायण को साक्षी मान के कहना चाहिए, हे ईश्वर इनको कठोर से कठोर दंड दीजिए, राक्षस है ये साक्षात। संजय जी, सच क्या है? यह दावा हाल ही में यूपी के सीएम योगी जी ने 23 सितंबर 2025 को एक कार्यशाला में कहा था। उन्होंने इसे विदेशी आक्रमणों, शोषण, भुखमरी, बीमारियों और अत्याचारों से जोड़ा था। सच क्या है सुनिए। 1000 एडी के आसपास भारत की कुल पॉपुलेशन 5 से 7.7 करोड़ थी संजय जी। 60 करोड़ कहां थी? 1000वीं शताब्दी में दर्शकों केवल 5 से 7.5 करोड़ आबादी थी केवल। 60 करोड़ कहां से हो गई? और 1500 एडी में यह आबादी बढ़कर 11 करोड़ हुई है। तो जब आबादी 60 करोड़ नहीं थी तो कहां से किसका दिया हुआ, किस आईएएस अफसर ने आपका ये भाषण लिख दिया? और 60 करोड़ का आंकड़ा टोटल फर्जी है, क्योंकि उस समय पूरे संसार की आबादी 30 से 40 करोड़ थी संजय जी। पूरे संसार की आबादी 11वीं शताब्दी में पूरे संसार की आबादी 30 to 40 करोड़ थी, तो 60 करोड़ इंडिया के हिंदू कैसे हो गए? मतलब कमाल करते हैं। 1947 में जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक था, तब हमारी टोटल पॉपुलेशन 38.9 करोड़ थी। 1951 की जो स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई, उसमें पॉपुलेशन 36.1 करोड़ थी, जिसमें 84% हिंदू थे, मतलब 30.4 करोड़ थे। 1947 में हिंदू पॉपुलेशन 22 से 25 करोड़ रही होगी। तो आपने जब विश्व की आबादी भी 60 करोड़ नहीं थी, आप उसको कह रहे हिंदुओं की आबादी। धूप। सच यह है 11,000 एडी से 1947 तक भारत की कुल पॉपुलेशन घटी नहीं बल्कि बढ़ गई है। 5.7 करोड़ से 5 to 7 करोड़ से 39 करोड़ हुई। एक रिसर्च के अनुसार हिंदू आबादी हमेशा बहुमत में रही है और बढ़ती रही है, घटी नहीं है, एक रिसर्च के अनुसार। तो आपको ये इसलिए सच बताना जरूरी था कि मैंने आपको कहा कि ये जो है, जो अभी मैंने बताया कि पाप और पुण्य का भेद करने वाले, इसीलिए इन लोगों को मैं क्या कहूं, मैं फिर से वो आज आपके सामने शेयर करता हूं कि इन लोगों के बारे में गीता, और ये गीता है, भगवत गीता, रामायण है, मैंने क्या कहती है उसको सुनिए, हमारा आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं। रामायण में भगवान श्री राम द्वारा भरत को बताए गए दुष्टों, राक्षसी लोगों के गुण बताते हुए रामायण में ये कहा, ये सदैव निंदा करने वाले, झूठ, असत्य का आचरण करने वाले, पाखंड का प्रचार प्रसार करने वाले, कपटी, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, उन्हें नीचा दिखाकर लोगों को धन संपत्ति लूटने वाले, उन पर कब्जा करने वाले, काम, क्रोध, मोह, रस, लालची, अहंकारी, घमंड, कठोर, निर्दयी, कुटिल, हिंसा और समाज में भ्रम फैलाकर समाज को बांटने वाले विचारों और आचरणों से युक्त होते हैं। इनकी मानसिकता में मिथ्याचार, मिथ्या भाषण, दुराचार, छल कपट, अपराध, दूसरों को दुख देना होता है। और भागवत गीता क्या कहती है? भागवत गीता के ये श्लोक है संजय जी, कभी समय मिला पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 16 श्लोक नंबर 4, 14, 15, 18, 4, 14, 15 और 18 में भगवान ने राक्षसों के गुण बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के गुण बताते हैं। हे अर्जुन, ये लोग घमंड, दंभ, अभिमान अर्थात अहंकार, क्रोधी, जिद्दी, कठोर हृदय वाले मतलब संवेदनहीनता वाले और मंद बुद्धि, विवेकहीन होते हैं। दूसरों से बदला लेना, विंडिक्टिव नेचर, हिंसात्मक विचार, धर्म का पाखंड, असत्य, भ्रम पैदा करना, दूसरों के दुखों से प्रसन्न होना, दिखावे के अनुष्ठान करना, तांत्रिक यज्ञ आदि कराना, कुटिल, छल कपट, निर्दयता, लोभी, कामी से युक्त इनकी मानसिकता होती है। देशवासियों को चिंतन करना चाहिए कि आरएसएस की आइडियोलॉजी, भाजपा और उसका शीर्ष नेतृत्व क्या इन सभी नेगेटिव क्वालिटियों से युक्त है, जिसने देश को वर्षों से हिंदू मुसलमान, घुसपैठिए आदि भ्रम और भय का प्रचार करके देश की सत्ता और सभी रिसोर्सेज, ब्यूरोक्रेसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, मीडिया, रेल, रोड, एयरपोर्ट, लैंड, माइंस एक्सेट्रा पर कब्जा करके आज विश्व में भारत की इमेज को इतना खराब कर दिया है कि वर्षों से रह रहे प्रवासी भारतीयों को अनेक देशों में हिंसा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है।
ये लोग विदेश में अपना भविष्य बनाने के लिए गए थे, आज उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो ये संजय जी मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये लगातार जिस तरह की बातें हो रही हैं और इनका आपका कम से कम नवरात्रि में इसी को पुण्य मानिए कि आज मैंने वो ज्ञान आपको शेयर करके फिर से आपकी आंखें खोलने की कोशिश की है, चेतना जगाने की है। और ग्रह तो इतने खराब हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इनसे हिंसा हो गई है, इन्होंने हिंसा का जवाब गोली मार के जो बच्चों को दिया है। और मैंने 2-3 आईपीएस ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी कि जिस दिन 4-5 बच्चों की गोली से, पुलिस की गोली से डेथ हुई, उस समय सिचुएशन ब्लास्टिंग हो जाएगी और लगभग हमारे ग्रह इसी तरह के बता रहे हैं कि ये ब्लास्टिंग सिचुएशन में जाने वाली है। और इसका कारण ये है क्योंकि हमको ये पता है कि ये इस जो मैंने आपके प्रोग्राम में एक नैतिकता की बात की कि ये इमोरल सरकार है, इमोरलिटी पर आधारित है। जो मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था उसको आज फिर शेयर कर रहा हूं कि नैतिकता क्या है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, बीइंग ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, ये नैतिकता के 4-5 पैरामीटर हैं कि सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। करुणा, प्रेम जो इनके अंदर दूर दूर तक नहीं है। सेल्फलेसनेस, वो ये लोग टोटल सेल्फिश और ग्रीडी किस्म के व्यक्ति हैं। एक्टिंग फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स विदाउट सेल्फिश मोटिव, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए। तब नैतिकता में सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। मोदी जी 75 साल के बाद भी सत्ता में बैठे हैं तो इंद्रियों पर कंट्रोल तो संभव ही नहीं है। और सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल यूनिटी, बिलीविंग दैट ऑल बीइंग्स एंड नेचर आर इंटरकनेक्टेड, thus अवॉइडिंग हार्म थ्रू वंस एक्शन, वसुदैव कुटुंबकम। और आज अगर कोई आप आई लव मोहम्मद कह रहा है तो आप उस पर लाठी क्यों चलवा रहे हो भैया? उनको प्यार से समझा सकते हो कि पीसफुल अपनी फीलिंग को व्यक्त करना सबका संवैधानिक अधिकार है। हमको जो अच्छा लगता है, हमको जिससे मार्गदर्शन मिला, जो हमारा रोल मॉडल रहा, उसके बारे में हमको कहना भी चाहिए। भारतीय आध्यात्मिक शास्त्रों में जैसे वेदांत, योग, बौद्ध और जैन धर्म में नैतिकता को सबसे बड़ी आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक माना गया। वो नैतिकता आपके देश में खत्म हो चुकी है और इस शासन में तो बिल्कुल नहीं है। एक चीज और जल्दी से मैं एक बहुत प्रोग्राम में तैयार करके आया था। लास्ट में एक किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की कुंडली जरूर चर्चा करूंगा। संजय जी, मैंने आज ये कि भाई मोदी जी 75 साल, कौन उनको समझाएगा? 75 साल के हो गए, अब इनके पास आइडियाज तो खत्म। 75 साल की उम्र, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि 75 साल में हमको क्या करना चाहिए, आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं जानना चाहिए, ये बच्चे भी जाने हैं और हमें भी जानना चाहिए। ये राइट अप है संजय जी। क्योंकि मैंने वेद अध्ययन किया है, इसलिए बता दें। वेदों के अनुसार मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम, उनका सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्व क्या है। वेदों के अनुसार मनुष्य के जीवन को उसके 4 कर्तव्यों को के आधार पर 4 आश्रम में बांटा गया है। ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम मानव जीवन को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि आप जेन जी की बात कर रहे हो तो 0 to 25 वर्ष, जो आपके 1 से 25 वर्ष की आयु, वो ब्रह्मचर्य है। इस आश्रम में व्यक्ति शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करता है, जिससे समाज को विद्वान, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक मिलते हैं। इस फेज में जानते हैं, नैतिक नागरिक समाज को बुद्धिजीवी और नैतिक नागरिक मिलते हैं। ये हमारे वेद कहते थे, उसीलिए गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, डिसिप्लिन में। In this stage, an individual focuses on education, discipline, and moral values. It contributes to society by producing knowledgeable, responsible, and ethical citizens. इसके विपरीत हमारे आज देश में क्या हो रहा है? इसके विपरीत हमारे देश में धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों के पाखंड का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं, संघ और भाजपा सरकार के 11 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र को व्यापारियों, दलालों और नकल माफियों आदियों के हवाले कर दिया गया। देश का मिडिल क्लास और ऑर्डिनरी सिटीजन कर्जा लेकर अपने बच्चों को ट्यूशन, कोचिंग दिलाकर महंगी फीसें भरकर पढ़ाता है। उसके पहले तो रोजगार, एम्प्लॉयमेंट प्राइवेटाइजेशन के द्वारा खत्म कर दी गई। अगर यह थोड़ी बहुत गवर्नमेंट जॉब निकलती भी है तो कुछ पोस्ट के लिए लाखों लोग फॉर्म भर करके कोशिश करते हैं, वो भी फॉर्म भी खरीदा जाता है। उसके बाद पेपर लीक करा करके जो माफियाज हैं वो फिर दोबारा एग्जाम रद्द करा देते हैं, जिसकी वजह से देहरादून में जो दंगे हो रहे हैं और आने वाले देश में समय में होंगे भी। पेपर और नारा भी, अब एक और नारा एडिशनल बन गया है, पेपर चोर गद्दी छोड़। तो ये पेपर चोर बहुत बड़ा, कि उसने हमारी यूथ को, जेन जी को पूरा खत्म कर दिया है। आज आपकी जेन जी की स्थिति क्या बना दी है? वो अमेजॉन और जोमेटो और जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां, उसका डिलीवरी बॉय बन के रह गया है। आज भारत में स्किल्ड लेबर है नहीं और आप केवल कोरियर वाले या कांवड़ उठाने वाले अपने यूथ को देख रहे हो। कितना दुर्भाग्य है इस देश का, कैसे आगे भविष्य कितना घोर अंधकार में है।
कोचिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, फिर एजुकेशन माफिया पेपर लीक करा के एग्जाम कैंसिल करवा देते हैं। उसके बाद दोबारा फॉर्म भरने से लेकर जनता का पैसा लूटने का काम और री एग्जाम का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यही कारण है कि देश में मोदी सरकार के समय गोल्ड लोन की परसेंटेज बढ़ गई। स्टूडेंट में इस तरह घोर निराशा और सिस्टम के खिलाफ जबरदस्त रोष एंगर है जो इस मंगल की दिशा में फटेगा और फटेगा। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है इसका? स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, ब्रह्मचर्य एम्फसाइज सेल्फ रेस्ट्रेंट, austerity, tap, and study of the Vedas, scriptures leading to the purification of the soul and the establishment of a strong spiritual foundation. It is the initial phase of exploring life's higher purpose. दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम जिसमें हम और आप चल रहे हैं। वो क्या कहता है? 25 से 50 साल। The social importance का this stage forms that backbone of society. The householder sustains family, society, and the economy by balancing duties related to dharma, righteousness, earth, wealth, or calm enjoyment. They contribute through taxes, charity, and social welfare. गृह जीवन में धर्म का पालन, यज्ञ और दान के द्वारा व्यक्ति स्पिरिचुअल मेरिट पुण्य कमाता है। दिस स्टेज फैसिलिटेट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स मोक्ष, लिबरेशन थ्रू कर्म योगा। वानप्रस्थ आश्रम, मोदी जी का अब यहाँ पर रोल आ रहा है। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 साल। गलत प्रचार किया जाता है। वानप्रस्थ का मतलब वन में प्रस्थान नहीं है। वानप्रस्थ क्या कहता है? सोशल इंपॉर्टेंस क्या है वानप्रस्थ की? In this stage, individual gradually withdraw from worldly responsibilities and guide society with their wisdom, experience, passing knowledge to the next generation. Spiritual importance of Vaनप्रस्थ involves detachment from material desire and a focus on self-reflection and austerity, making a significant step towards liberation. उदाहरण के लिए meditation in solitude वानप्रस्थ में करना चाहिए। Undertaking तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज एंड एक्टिंग एज ए मेंटोर फॉर सोसाइटल वेलफेयर एक्टिविटी। जो आज मैं आपके संजय जी सामने बैठा हूं, मैं वानप्रस्थ आश्रम की कैटेगरी में हूं। तो मैं आज अपनी यूथ को बताने की ये सारी बातें, मैंने आपको फ्रीडम का मतलब समझाया, मैंने स्पिरिचुअलिटी बताई, मैंने आपको क्या नाम है सेकुलरिज्म का मीनिंग बताया, मैंने मॉरलिटी के बारे में बताया, मैंने मॉडेस्टी के बारे में बताया। सारे प्रोग्राम मैं आपको कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं संजय जी, इसका ज्योतिषी कारण दर्शक सोचेंगे कि राजीव जी भाषण दे रहे हैं। संजय जी, मेरे 9वें घर की दशा चल रही है, मेरी 9th हाउस की दशा चल रही है, और इसीलिए 9th हाउस गुरु का रोल होता है, गुरु का काम कर रहा हूं। और ये सारे विषय जितने मैंने आपको बताया 9th हाउस से संबंध है, तो मैं वही कर रहा हूं जो मेरा ग्रह मेरे से करवा रहे हैं। आप संन्यास आश्रम जैसे मोदी जी का सुन लीजिए, मोदी जी के आश्रम क्या कहता है, ये दर्शक राइटर जरूर शेयर कीजिएगा। संन्यास आश्रम 75 से 100 साल जिसमें मोदी जी एंटर कर चुके हैं। सोशल इंपॉर्टेंस क्या है इस स्टेज की? आश्रम का मतलब है वेरियस स्टेज ऑफ योर लाइफ। 100 साल को 4 भाग किए गए थे। तो इस स्टेज में आपका कर्तव्य क्या होता है? इस स्टेज में मनुष्य इंद्रियों और विषय भोग, पैसा, पद भोग से पूर्णतः दूर होकर समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है और धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देता है। ऐसा करके वो समाज का एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस क्या है? द सोल एम इन दिस स्टेज इज टू अटेन मोक्ष और यूनियन विद सुप्रीम पावर, फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली अटैचमेंट। एग्जाम्पल क्या करना चाहिए? मेडिटेशन, योग एंड स्टडिंग वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण, प्रतिदिन जाप। और मोदी जी तो सत्ता से चिपके। देशवासी चिंतन करें, मेरा मैसेज आपके लिए, देशवासी चिंतन करें कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत अपने वेदों के बताए गए मार्ग पर न चलकर सत्ता, पद, भोग, विलासता से चिपक कर क्या वेदों और शास्त्रों के संदेश को डिसओबे नहीं कर रहे हैं? अर्थात इनका धर्म, सांस्कृतिक प्रेम और इन विषयों पर इनके लेक्चर सभी पाखंड हैं। इसका एक अर्थ ये भी है कि ये बेहद डरपोक मायावी वो होते हैं, राक्षस नहीं होते, मायावी जो लोग भोग विलासता जिनके मन में रहती है। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक विदेशी सामान खरीदने वाले लोग आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते, और भाषण देते हैं स्वदेशी का, कभी स्वदेशी हो ही नहीं सकता। मायावी भोग विलास में चिपके हुए हैं, जिन्हें इनके छीनने से होने वाले कष्टों का या इनके द्वारा जीवन में जाने अनजाने में किए गए अधर्मी और पापों की सजा पाने का डर सताता है, जिसके कारण ये अपने पद का त्याग नहीं कर पाते हैं। संजय जी, ये सच है हमारी मोदी जी की आयु का। चलते चलते आज संजय जी, मैं एक भावुकता के पूर्व में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति की अभी डेथ हुई जिससे हम भी कभी नहीं जानते थे, जब हमने सुना, और आज मैंने उनकी श्रद्धांजलि में मैं आसाम के उन लोगों को, उनकी पत्नी को ये अपना शोक संवेदना देता हूं कि हे परमात्मा, उस
इस एक अच्छी सोल के लिए, एक दिव्य सोल को अपने चरणों में स्थान देना, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। ये देखिए, मैंने आज आसाम के साथ में अपना दुख जोड़ते हुए ये आसाम का दुपट्टा जो मुझे किसी आरएसएस के बड़े प्रचारक ने, जुबिन जी का मौला मेरे मौला, मतलब मेरे दिल को छूने वाला गाना था। मैंने हजारों बार उस गाने को सुना। या अली वाला गाना, या अली वाला गाना, हाँ, बहुत बढ़िया। और आपके, हाँ, आज आपके बात बता दूं, उसमें भी आप संजय जी मैंने कितनी मेहनत की है। मुझे आज इस विषय में ये बताना है कि अभी मेरे पास लेटेस्ट जानकारी आई है कि ये इन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में बन गया है रिकॉर्ड, कि इनकी शव यात्रा में जो भीड़ आई थी वो भारतवर्ष में अभी तक किसी के नहीं आई है, क्योंकि वर्ल्ड में 4 लोगों के उसमें नाम बताए उस लिम्का बुक रिकॉर्ड में। उसमें आपका माइकल जैक्सन और आपकी क्वीन एलिजाबेथ, और ये उसके बाद में इंडिया का ये क्या नाम है, जुबिन गर्ग, जो जिसका अभी 2 दिन पहले ही क्या नाम है हुआ था, 19 तारीख को उनकी डेथ हुई थी। तो जुबिन गर्ग की मैं आपको दर्शकों बता देता हूं, जो विकिपीडिया में डेट ऑफ बर्थ दी है वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उनकी 18 नवंबर 1972 की बर्थ है। तो संजय जी, ऐसा होता है कि हम लोगों ने रिसर्च की है ज्योतिष, हम उस पाखंडी जोशी की तरह से नहीं है जिसके बारे में वो पॉडकास्ट में कहा गया, और भी कई सारे लोग हैं। संजय जी, हमको यह लगता है कि वो इतना बड़ा सिंगर था, उसने इतनी भाषाओं में प्लस उसकी मृत्यु के टाइम में उसको इतना यश कैसे मिला, मतलब मृत्यु में वो अमर हो गया। अमरता का शब्द देखिए, जीते जी आप ये प्राण सबको त्यागने हैं। भगवान राम ने भी प्राण त्यागे थे, भगवान कृष्ण ने भी प्राण त्यागे थे। इसलिए अमर वो होता है कि जो मरने के बाद उसको, उसके नामों को लोग प्रशंसा करें, उसके जाने के बाद जो लोग रोएं उसके लिए, वो अमर होता है। आप देखिए, बॉलीवुड का कोई सिंगर उसको मैच नहीं कर सकता है कि इतनी आबादी, इतनी पब्लिक नहीं आएगी, लोग रो रहे थे। और उसने 2019 में एक गाना गाया था जो असमी सॉन्ग में था, और उसने ये इच्छा जाहिर की थी कि जब भी मैं मरूं तो मेरे मृत्यु के चिता जलाने के समय ये गाना बजाना चाहिए। मैं रो रहा था उस समय, मेरी वाइफ भी रो रही थी। मैं आपको संजय जी आपको बता दूं, तो इसलिए मैंने अपनी वाइफ को कमिट किया था कि मैं इस जुबिन गर्ग की हॉरोस्कोप जरूर डिस्कस करूंगा। क्योंकि इसलिए डिस्कस करूंगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोफेशन को कैसे देखते हैं ज्योतिष में, किसी का कैरियर प्रोफेशन क्या होगा। ये देखें, इसकी कुंडली में कई वेरियस प्रोफेशन इसमें प्रूव होते हैं। तो ये जुबिन गर्ग की हॉरोस्कोप हमने क्या किया संजय जी, हम घटनाओं के आधार पर थोड़ा सा 5 मिनट जरूर दीजिए कि वक्त लग जाएगा, लेकिन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं बहुत भावुक होकर के कह रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा मेरे भावुकता के घर में बैठा है, 5वें घर में। मैं किसी के दुख देखकर रो सकता हूं, मैं रोया भी था। तो उस समय जुबिन गर्ग की जब चिता में देख रहा था चलते हुए, तो संजय जी, जुबिन गर्ग का 18 नवंबर 1971 का बर्थ है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, तो मुझे एक आसाम के एक एस्ट्रोलॉजर का कहीं से राइटअप मिल गया था, जहां पर उसने चर्चा की। वो तेजपुर के आसाम के राइटअप क्या नाम है, ज्योतिषी थे। तो ये राइटअप है, मैं शेयर करता हूं आपके सामने। जुबिन गर्ग रेफरेंस तेजपुर बेस्ड दिव्य ज्योति साइका एस्ट्रोलॉजर, डेट ऑफ बर्थ 18 नवंबर 1971। समय इनका लगभग होना चाहिए 12:46, क्योंकि उन जोशी जी ने कहा था इनका कुंभ लगन है और वृश्चिक राशि, मतलब चंद्रमा नीच का था। तुरा मेघालय में जन्म हुआ था। जन्म कुंभ लग्न, वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, जिसका स्वामी शनि होता है। हिज फादर वाज ए मजिस्ट्रेट। उनके बारे में जो डिटेल है वो जो प्रूव भी हुए हैं। हिज फादर वाज ए मजिस्ट्रेट एंड आल्सो ए पार्ट टाइम लिरिसिस्ट एंड पोएट अंडर द पेन नेम। वो अपना नाम, उन्होंने कलम का नाम रखा था कपिल ठाकुर। हिज मदर वाज आल्सो ए सिंगर। 9th लॉर्ड फादर, इस कुंडली में जो मैंने दिखाई है, 9वें घर का स्वामी जो जुडिशरी होती है, 9th हाउस फादर का भी जुडिशरी का होता है। सन ब्यूरोक्रेसी का था। मून 6 लॉर्ड होता है, मतलब लिटिगेशन। तो किसी की कुंडली में जज अगर कॉम्बिनेशन देखना है तो 9, 6 और 10 का कनेक्शन आएगा। तो इस कुंडली में 9, 6, 10 का आ रहा है। मतलब अगर पिता का प्रोफेशन देखना है बच्चे की कुंडली से, 10 को एक ज्योतिष सिखाने का पॉइंट बता रहा हूं। 9th हाउस में उंगली रखिए। 10वां घर सभी का कर्म का होता है। 9 से उंगली रखिए तो जो राशि आएगी 10वें घर में, वो अगर कर्म स्थान में जा रही है तो वहां से संबंधित कर्म होगा। तो ये इसीलिए इनके पिताजी जो है जज बने। इंडिकेट्स एंड कंफर्म द प्रोफेशन ऑफ फादर एंड इंटरेस्ट ऑफ मदर। हिज एल्डर सिस्टर, 11th हाउस उसका जो है बृहस्पति है, वो भी 10वें घर में बैठा है वीनस और मून के साथ में। वाज आल्सो ए सिंगर एंड एक्ट्रेस। डाइड इन ए कार एक्सीडेंट इन February 2002 while traveling to perform a stage show. Jubin released the album Zoo in 2002 in memory of her. 11th Lord Jupiter with Moon Venus confirmed the profession of elder sibling. His younger sister is a geographic professor.
He had ancestral roots in Jhansi, Jorhat, Assam. Went to pursue graduation in science but dropped out to concentrate on his singing career. His first guru was his mother. Married on 4 December 2002. लव मैरिज की थी इन्होंने. इनकी वाइफ का नाम गरिमा है और इनकी कुंडली में पांचवें घर से हम रोमांस देखते हैं. सातवां घर विवाह का होता है, स्पाउस का. तो पांचवें घर में राशि बुध की ये राशि है और सातवें घर में सूर्य की है. सूर्य और बुध 10वें घर में बैठे हैं, तो इसलिए लव मैरिज का कॉम्बिनेशन इनकी में आ रहा है. Married on 4th February 2002. Love marriage, 5th Lord, 7th Lord together in 10th house with a fashion designer, Garima Saikia. He considered himself irreligious and said that he did not have any caste or religion. Though he was born in a Brahmin family, Gar was his gotra. घर उसका गोत्र था. कैरियर एंड प्रोफेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस क्यों मिली? संजय जी, इस कुंडली को देखिए. इसमें राइटर का, इसमें एक्टर का, इसमें म्यूजिक कंपोजर का और इसमें स्टेज परफॉर्मर का, सबके कॉम्बिनेशन आते हैं. तो आप दर्शकों जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं कोई सिंगिंग कैरियर में कब जाएगा. मून जो है हमारी भावनाओं का कारक होता है और गला होता है. गले में अगर शुभ राशि हो, सरस्वती योग हो, अगर वीनस, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा सेकंड हाउस से संबंध बनाते हो और 10वें से कनेक्शन बना दें, तो ऐसा व्यक्ति कथावाचक या सिंगर जरूर होगा. तो देखिए जुबिन गर्ग की कुंडली में बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र के साथ 10वें घर में बैठा है, इसलिए सिंगिंग का कैरियर. आपको बता देता हूं, 5वां घर हमारा एक्टिंग का होता है. बुध जो है कारक होता है. आपको पता है बुध को जो है मटकना, तरह तरह की भाव भंगिमा वाला बताया जाता है. तो जितने भी नट होते हैं, पूर्व काल में एक्टर को नट कहा जाता था. नट के योग जो है, तो बुध भी इसमें है, तो इसलिए ये एक्टर भी बने. और सेकंड लॉर्ड वाणी और सभी शुभ ग्रह कर्म भाव में है. सेकंड लॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब अपने 10th हाउस से एक्टिविटी, एक्शंस, वेरियस मूवमेंट्स, फिंगर्स का लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड मंगल भी है इसमें. 10th हाउस में मंगल की राशि. 5th लॉर्ड एक्टिंग, इमोशंस है. इन 10th हाउस इंडिकेटिंग राइटिंग, प्लेइंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट ऑफ एक्टिंग. 9th लॉर्ड वीनस विद जुपिटर indicate interest of direction and making films. So he was a multitask performing person. He was a singer, composer, songwriter, instrumentalist, actor, director, film producer, poet and philanthropist. किसी की कुंडली में अगर कर्मयोगी देखना है, कर्मयोगी भी होता है जो अपनी दौलत दान कर दे अपने पास. संजय जी, अपनी सारी कमाई का 50% ये आसाम के लोगों को दान कर देता था और अलग अलग संस्थाओं को दान करता था. इतना दानी किस्मत था, बेहद अच्छा इंसान था कि सूर्य और चंद्रमा दोनों बृहस्पति के प्रभाव में है. इन आसाम एंड वाज आल्सो द हाईएस्ट पेड सिंगर. ही वर्कड इन आसामीज, बंगाली, हिंदी फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री. ही हैड आल्सो संग इन 40 अदर लैंग्वेज. 40 से ज्यादा लैंग्वेज और भाषाओं में इसने गाया है. ही sang around 38,000 songs and had a record of singing and recording more than 30 songs in a day. 30 दिन में, एक दिन में 30 से ज्यादा सॉन्ग इसने रिकॉर्ड किए थे. ही वाज ए मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड प्लेड 12 इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग आंदोलहरी, ढोल, धोतरा, ड्रम्स, गिटार, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड, तबला एक्सेट्रा. सच्चा कर्मयोगी, आत्मा के कारक सूर्य, मन, इमोशंस, फीलिंग, संवेदनाओं के कारक चंद्रमा 10वें भाव कर्म में देश गुरु बृहस्पति के साथ हैं, जिन्हें लग्नेश जो पर्सनालिटी का स्वामी शनि और 12वें भाव का स्वामी भी शनि है. 12वें घर से चैरिटी आती है, का स्वामी शनि देख रहा है. इसलिए ही वाज ए ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट जो अपनी इनकम का 50% से ज्यादा शेयर जनता और उसकी सेवाओं में कार्य कर रही एजेंसीज को दान कर देता था. भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसे ही लोग सच्चे कर्म योगी कहलाते हैं. इनको फेम बुद्ध की महादशा में जो अक्टूबर 89 से 2010 में चली, उसमें मिलना शुरू हुआ. 1992 में इनकी पहली एल्बम आई जो सुपर डुपर हिट हुई थी. करंटली इनकी महादशा वीनस की जो अक्टूबर 2023 से 2033 तक चल रही थी. ये दोनों दशाएं 5वें और 9वें घर की हैं. अतः ये 10वें भाव में, 10वां भाव फेम का होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद इनको जबरदस्त फेम मिला. त्रिकोण की दशाओं में गए हैं ये व्यक्ति. हमारी ज्योतिष के अनुसार संजय जी, किसी को दिव्य लोक में जाने का अगर योग देखा जाता तो ये कहा जाता है कि उसका त्रिकोण की दशा में अगर प्राण छूटेंगे तो वो दिव्य लोक में जाएगा, मतलब उसको देवता का स्वरूप मिल गया. आपको बस 1 सेकंड लेता हूं, एक कुंडली और दिखा देता हूं. ये कंपेयर कर रहा हूं. लता मंगेशकर एक बहुत ग्रेट सिंगर हुई हैं, इनकी कुंडली में भी देखिए, और ये जुबिन गर्ग की हॉरोस्कोप दिखाइएगा एक साथ. तो मैं ये टॉपिक इसलिए दिखा रहा हूं कि एक को लता जी
बहुत महान थी, भारत रत्न भी थी, लेकिन उनको उनकी मृत्यु के समय इतना फेम, इतना पब्लिक क्यों नहीं आई, और जुबिन गर्ग की क्यों आई? एक यंग एज का फैक्टर तो था, लेकिन मैं तो प्योर ज्योतिष के कारण बताता हूं कि लता जी जब गई हैं दुनिया से, लता जी की डेथ हुई थी 6 फरवरी 2022। उस समय बृहस्पति में केतु की इनकी दशा चल रही थी, केतु उनके रोग के घर में बैठा है, जुपिटर राहु उनके हॉस्पिटल के घर में, मंगल बीमारी के घर का स्वामी है। इनकी मृत्यु के समय दशा 6-8 एक्सिस में सदाष्टक योग बना रही थी, अतः रोग अर्थात बीमारी के कारण अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई। अंतिम समय में जो यश जुबिन गर्ग को मिला, जहां देश भर में लाखों लोग रो रहे थे उनके अंतिम संस्कार के समय, इसके साथ ही 2019 में उनकी डिजायर के अनुसार सभी लोग उनका बेहद पसंद का सॉन्ग गाकर उन्हें बेहद भावभीनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्योंकि उनकी कुंडली में जो है ये जब मृत्यु हुई है समय शुक्र, बृहस्पति, मार्स, शनि और मरकरी की दशा चल रही थी। ऑल वर रिलेटेड टू दी 10th हाउस ऑफ फेम एंड पब्लिक डोमेन। सारी की सारी दशाएं 10वें घर से संबंध बना रही थी, इसीलिए इनका पुनर्जन्म भी होगा, लेकिन ये बहुत बड़े किसी रूप में फेमस परिवार में, किसी अच्छे परिवार में जन्म लेंगे, ऐसा मैं आपको देख पा रहा हूं। और आपको एक चीज और बता देता हूं, ये बात हुई थी इनकी डेथ के समय की कुंडली मैंने बनाई है, जब इनकी डेथ हुई है उस समय लगभग इंडिया टाइम 2:30 बजे का था, उस दिन चंद्रमा पीड़ित था। दर्शकों एक जानकारी के बता दो, डूबने से इनकी कुंडली में मृत्यु का योग है। अगर 8वें घर का चंद्रमा किसी की कुंडली में जल तत्व की राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 8वें और 6वें का कनेक्शन अगर हो, तो ऐसा व्यक्ति के लिए जल से मृत्यु का खतरा रहता है। तो देखिए 6 लॉर्ड चंद्रमा है, 8th लॉर्ड बुध है, 10वें घर में बैठे हैं, शनि उसको देख रहा है, और इनकी कुंडली में इस समय जो है राहु केतु इनके लग्न और क्या नाम है 7th हाउस के एक्सेस में आ गए। तो ये सब करने से के बाद मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैंने ये बताया कि एक महान सोल एक मृत्यु के समय अमर कौन होता है। और लता जी इतनी अच्छी थी, लेकिन उनके ग्रहों की दशा ऐसी मिली कि, और आपको जानकारी के मैं लता जी की प्रेडिक्शन मैंने की थी कि इस तारीख को उनके प्राण चले जाएंगे। ये ट्वीट मैंने किया था, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो चलते चलते फिर हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए कि हमारे देश के ऊपर कल्याण करे प्रभु, और हमारी युवा पीढ़ी का, जैन जी का मार्गदर्शन करते रहें। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक उफलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान। सुना आपने क्या जबरदस्त भविष्यवाणी करी है राजीव जी ने। मुझे बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये भविष्यवाणियां कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।